कितने आदमी थे? हुसैन, ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। ये हाथ हमको देखा कौन? जो डर गया समझो मर गया। अब आएगा मजा खेल। नमस्कार, आप सभी का फिल्मी वृतांत पर स्वागत है। शोले एक ऐसी फिल्म थी जिसका हर किरदार आज भी लोगों के जेहन में जिंदा है। खासकर वो किरदार जो खलनायक होते हुए भी स्टार बन गया था। वो किरदार था डाकू गब्बर सिंह का। कितने आदमी थे, अब तेरा क्या होगा कालिया, जो डर गया समझो मर गया। यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। जैसे संवादों को अमजद खान ने नया आयाम दिया। हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार खलनायकों में से एक गब्बर सिंह के ये डायलॉग बेहद मशहूर हैं। ये तो हुई फिल्मी गब्बर की बात जिसका रोल अमजद खान ने निभाया था। लेकिन यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस गब्बर सिंह को पहले लोगों ने काल्पनिक पात्र समझा था, हकीकत में वह चरित्र पात्र था। क्रूरता के पर्याय बन चुके गब्बर पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सरकार ने क्रमशः 50-50 हजार रुपए, जबकि राजस्थान की सरकार की ओर से 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। आज हम इस वीडियो में असली गब्बर सिंह की कहानी बताएंगे, जिसकी कहानी बहुत ही भयानक और डरावनी है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और दबा दें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चंबल का कुख्यात डाकू गब्बर सिंह उर्फ गबरा का जन्म साल 1926 में भिंड जिले के डांग गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। पहलवानी के शौकीन गब्बर सिंह ने गांव के अखाड़े में बड़े बड़े सुरमाओं को धूल चटाया और नाम भी कमाया। लेकिन 29 साल की उम्र में गब्बर ने साल 1955 में अपना घर और गांव छोड़ दिया और वह उस वक्त के चर्चित डाकू कल्याण सिंह गुर्जर के गैंग में शामिल हो गया था। गब्बर सिंह ने गैंग में शामिल होकर कई वारदातों को अंजाम दिया, मगर उसकी दोस्ती कल्याण सिंह के साथ ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी और वह अलग हो गया। और कुछ महीने बाद ही गब्बर सिंह ने अपना गैंग बना लिया था। धीरे धीरे उसका नाम चंबल की घाटियों में गोलियों के साथ गूंजने लगा था। उसका गिरोह अब उसके नाम से कुख्यात हो गया था। गब्बर सिंह स्वभाव और कर्म से तो कुख्यात था ही, अंधविश्वास ने उसे और अधिक क्रूर बना दिया था। बताया जाता है कि एक तांत्रिक ने उससे कह दिया कि अगर वह 116 व्यक्तियों की नाक कान काट कर अपनी इष्ट देवी को चढ़ाएगा तो पुलिस उसका एनकाउंटर नहीं कर सकेगी। उसके बाद से चंबल नदी के दोनों ओर के गांवों में हत्याओं के अलावा नाक कान काटने की घटनाएं भी होने लगीं। इस तरह से वो कुल 26 लोगों की नाक कान काट चुका था, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल थे। डाकू गब्बर सिंह को पकड़ना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया था। जब जब पुलिस और उसके गिरोह का आमना सामना होता तो उल्टे मुठभेड़ में पुलिस को ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता था। उस दौर में चंबल में करीब 16 गैंग थे, लेकिन डाकू गब्बर सिंह का गैंग सब पर भारी था। भिंड, ग्वालियर, इटावा, धौलपुर में गब्बर सिंह का इतना खौफ था कि उसके बारे में कोई बात तक करने को भी तैयार नहीं होता था। गब्बर सिंह का खौफ विधानसभा और संसद तक पहुंच गया। विरोधी दल के नेताओं ने हंगामा कर दिया। इससे मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू के लिए राजनीतिक संकट पैदा हो गया। इसी बीच गब्बर सिंह ने अपनी मुखबिरी के मामले में गोदह विकास खंड के गांव में 21 बच्चों की लाइन लगवाकर हत्या कर दी। इस घटना से दिल्ली में बैठी नेहरू सरकार भी हिल गई। बच्चों में चाचा की छवि रखने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश के तत्कालीन पुलिस प्रमुख को बुलाकर कहा था कि गब्बर के गैंग का सफाया किया जाए। बताया जाता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री काटजू से भी उन्होंने इस मामले पर गंभीरता जताई थी। उसके बाद काटजू ने जब भी पुलिस अधिकारी से मिलते वह यही कहते, मुझे गब्बर चाहिए, चाहे मरा या जिंदा। अपने समय के प्रख्यात पत्रकार एवं सांसद जया बहादुरी के पिता तरुण कुमार भादुड़ी ने यह समूचा घटनाक्रम नजदीकी से देखा था। बाद में जब शोले फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो इसके निर्माण में उनकी सक्रिय भूमिका रही। उन्होंने ही डायलॉग सुझाया था, मुझे गब्बर चाहिए, चाहे मरा या जिंदा। इस डायलॉग को संजीव कुमार ने भी स्वयं काफी पसंद किया था। डाकू गब्बर सिंह के कई किस्से
तत्कालीन आईपीएस अफसर के.एफ. रुस्तम जी के डायरी में दर्ज थे। रुस्तम जी 50 के दशक में मध्य प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक थे। रुस्तम जी रोजाना डायरी लिखा करते थे, जिसे बाद में आईपीएस अधिकारी पीवी राजगोपाल ने एक किताब की शक्ल दे दी। उस किताब का नाम था द ब्रिटिश, द बैंडिट्स एंड द बॉर्डरमैन। राजगोपाल ने यह किताब रुस्तम जी की इजाजत और उन्हीं के मार्गदर्शन में लिखी थी। डीएसपी राजेंद्र प्रसाद मोदी ने किया था एनकाउंटर। द ब्रिटिश, द बैंडिट्स एंड द बॉर्डरमैन के मुताबिक एक पुलिस वाले को मारना गब्बर सिंह को सबसे महंगा पड़ा। इस कृत्य के बाद से तो वह पुलिस के निशाने पर आ गया। गब्बर सिंह के खात्मे का जिम्मा मध्य प्रदेश स्पेशल आर्म फोर्स के 26 वर्षीय डिप्टी सुपरिटेंडेंट आरपी सिंह मोदी ने लिया। उनके लिए सबसे मुश्किल काम था दस्यु प्रभावित क्षेत्र में मुखबिर तंत्र खड़ा करना, क्योंकि वहां गब्बर सिंह की दहशत से लोग पुलिस से दूरी बनाते थे। तभी एक घटना घटी जिससे अचानक ही ये दूरियां खत्म हो गईं। गांव के एक मकान में आग लग गई। शेखर नाम का एक बच्चा भी उसमें फंस गया। डीएसपी मोदी को सूचना मिली तो वह वहां पहुंचे और आग से घिरे घर में घुसकर शेखर को सुरक्षित निकाल लाए। इसके बाद से गांव वालों में उनकी छवि एक बहादुर इंसान की बन गई। डीएसपी मोदी को बच्चे के पिता रामचरण ने गब्बर सिंह के बारे में अहम जानकारी दी। सुबह पौ फटने से पहले रामचरण मोदी के घर आया और कहा पूरा गैंग बैठा है, सबको खत्म कर डालो। जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई थी। 13 नवंबर 1959 के दिन पुलिस ने गब्बर के ठिकाने को घेर लिया। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी होने लगी थी। डीएसपी मोदी रात होने से पहले ऑपरेशन खत्म करना चाहते थे। लड़ते लड़ते मोदी गैंग के काफी करीब चले गए थे। मोदी ने 2 ग्रेनेड फेंके और डाकुओं पर हमला किया। हालांकि एक दफा ग्रेनेड की सेफ्टी पिन जैम हो गई थी, लेकिन जल्द ही ग्रेनेड फट गए। इस बीच डाकुओं की तरफ से गोलीबारी जारी थी। ग्रेनेड के प्रभाव से गब्बर सिंह का जबड़ा बुरी तरह से जख्मी हो गया था। कुछ देर बाद चंबल का आतंक डाकू गब्बर सिंह मारा जा चुका था। इसके अलावा इसमें जगत सिंह, राम दुलारे सहित गैंग के 9 अन्य डकैत भी मारे गए थे। इस अभियान की खास बात यह थी कि पूरी मुठभेड़ लोगों के सामने हुई थी। गांव वाले और राहगीर एक रेलगाड़ी की छत पर खड़े होकर मुठभेड़ देख रहे थे। ऐसे ही हाईवे पर बसों की छतों पर लोग जमा थे। एनकाउंटर के बाद 14 नवंबर यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बर्थडे गिफ्ट के रूप में इसकी सूचना आईपीएस अफसर के.एफ. रुस्तम जी ने दी थी। तब गब्बर सिंह के मारे जाने की खबर सुनकर जवाहरलाल नेहरू भी बेहद खुश हुए थे। इसलिए चंबल में नहीं हुई थी फिल्म की शूटिंग। गब्बर सिंह पर बनी फिल्म शोले की शूटिंग चंबल से कहीं दूर बेंगलुरु के रामगढ़ गांव में हुई थी। इसका कारण यह था कि बीहड़ उस समय आसान था। मान सिंह, पुतली बाई जैसे दुर्दांत डकैतों के गैंग बीहड़ में सक्रिय थे। ऐसे में आज की तरह उसमें फिल्मांकन संभव नहीं था। शोले फिल्म की गब्बर की कहानी भले ही सीधे सीधे असली गब्बर सिंह की कहानी से अलग थी, लेकिन फिल्म के लेखक सलीम खान चंबल के खूंखार डाकू गब्बर सिंह की कहानी से अच्छी तरह से वाकिफ थे। इसकी वजह यह थी कि सलीम के पिता भी मध्य प्रदेश के पुलिस में अधिकारी थे। सलीम उन्हीं से आए दिन गब्बर सिंह के बारे में सुना करते थे। जब वे शोले फिल्म की कहानी लिख रहे थे तो वहीं से डाकू गब्बर सिंह का किरदार उनके जहन में आया था। खलनायक गब्बर सिंह के किरदार के जरिए अमजद खान ने सिने प्रेमियों के दिलों में अपनी अमिट पहचान बनाई, लेकिन फिल्म के निर्माण के समय इस भूमिका के लिए डैनी का नाम प्रस्तावित था। फिल्म शोले में गब्बर सिंह के किरदार के लिए फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी ने सबसे पहले डैनी को अप्रोच किया था। डैनी ने फिल्म में काम करने के लिए हाँ भी कर दिया था, लेकिन वो उस वक्त फिरोज खान की बड़े बजट की फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग कर रहे थे। ऐसे में एक साथ दोनों फिल्में करना मुश्किल था। डैनी ने शोले में काम करने से मना कर दिया और बाद में यह फिल्म अमजद खान को मिली। मित्रों, आप लोगों के विचार से अमजद खान और डैनी में से कौन गब्बर सिंह की भूमिका के लिए ज्यादा बेस्ट साबित हुआ होता, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय